मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह बीए सेकेंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए गाहड़वाल वंश पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग गाहड़वाल वंश के ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। गाहड़वाल वंश का इतिहास अभिलेखों से, साहित्यिक ग्रंथों से तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होता है। अभिलेखों में सबसे पहला जो अभिलेख है वो चंद्रदेव का चंद्रावली अभिलेख है, मदन पाल का राहन तथा बसही अभिलेख है, गोविंद चंद का वाराणसी तथा कमौली से प्राप्त अभिलेख है, गोविंद चंद का ही लार देवरिया क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख है तथा कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख प्रमुख है। साहित्यिक ग्रंथों में मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु तथा चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीधर संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। वह गाहड़वाल वंश के राज दरबार में निवास करता था। इसका ग्रंथ कृत्यकल्पतरु वो राजनीति और विधि विषय पर आधारित है। इससे हमें इस काल के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। मुस्लिम लेखकों के विवरण में फरिश्ता और हसन निजामी का विवरण उल्लेखनीय है। फरिश्ता जयचंद की सैनिक शक्ति का विवरण देता है, जबकि हसन निजामी के विवरण से जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुए संघर्ष के बारे में पता चलता है। इन ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ये जानकारी मिलती है कि 1090 ईस्वी के लगभग कन्नौज को अपनी सत्ता का केंद्र बनाकर चंद्रदेव ने उसके आसपास गाहड़वाल साम्राज्य की नींव डाली। उसके साम्राज्य में काशी, कोसल, कन्नौज और इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र सम्मिलित थे। चंद्रदेव के पूर्वजों के बारे में हमें अभिलेखों से पता चलता है। इसमें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, यशोविग्रह और महीचंद्र। यशोविग्रह संभवतः कलचुर राजाओं के अधीन अधिकारी था, जबकि चंद्रदेव के पिता का नाम महीचंद्र मिलता है। गाहड़वाल वंश में दो राजा उल्लेखनीय हैं, गोविंद चंद और जयचंद। अब हम गोविंद चंद के बारे में बताना चाहेंगे आप लोगों को। गोविंद चंद, जिसका शासनकाल 1113 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1154 ईस्वी तक यह शासन करता है। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अपने समकालीन सभी राजाओं को पराजित कर इसने चतुर्दिक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अश्वपथ, गजपथ, नरपथ और राज त्रयाधिपत की उपाधि धारण की। प्रोफेसर मिरासी का कथन है कि यह उपाधि पहले कलचुर राजा धारण करते थे, तो जाहिर सी बात है कलचुरियों को उसने पराजित किया होगा। इसके बाद इस उपाधि का उसने अपने लिए प्रयोग किया होगा। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिहार वंश अपनी अश्व सेना के लिए, कलिंग अपनी गज सेना के लिए और पूर्वी भारत के राजाओं की उपाधि नरपथ होती थी। तो इन सब को पराजित कर गोविंद चंद ने काफी यश प्राप्त किया होगा। गोविंद चंद के सैनिक अभियान की अगली कड़ी में पालों का नाम आता है। गोविंद चंद के अभिलेख हमें बिहार के मानेर से और देवरिया के लार क्षेत्र से मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि गोविंद चंद ने मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता था। लेकिन कुछ काल के पश्चात हमें मदन पाल, जो पाल वंश का राजा था, इसके अभिलेख पुनः मिलने लगते हैं, जिससे ये पता चलता है कि गोविंद चंद के वापस लौटने के बाद मदन पाल ने अपना खोया हुआ साम्राज्य
पुनः प्राप्त कर लिया होगा। या यह भी हो सकता है कि गोविंद चंद ने पालों से मित्रता कर ली हो। क्यों? क्योंकि उसकी रानी कुमार देवी पाल वंश की राजकुमारी थी। इसके बाद गोविंद चंद का चंदेलों से भी युद्ध हुआ। कानपुर के समीप स्थित छतरपुर चंदेलों के अधीन था। गोविंद चंद ने छतरपुर की विजय की, इसका उल्लेख उसके अभिलेख में मिलता है। लेकिन कालांतर में हमें चंदेलों के अभिलेख पुनः छतरपुर से मिलने लगते हैं, जिससे यह पता चलता है कि चंदेलों ने अपने इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। गोविंद चंद का समकालीन चंदेल शासक जय वर्मा था। इसके बाद गोविंद चंद का अगला सैनिक अभियान पूर्वी मालवा पर हुआ। पूर्वी मालवा को दसारण कहते थे। इस समय यहाँ परमार वंश का राज्य था। उसका समकालीन परमार शासक यशो बर्मन था। जयचंद के रंभा मंजरी नाटक से पता चलता है कि गोविंद चंद ने दसारण यशो बर्मन से छीन लिया था और इसी समय उसे इस विजय दिवस पर ही एक पौत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम जयचंद रखा गया। जयचंद के बारे में आप लोग काफ़ी किंवदंतियों और कथाओं में भी सुने होंगे, ऐतिहासिक स्रोतों में भी इसका उल्लेख मिलता है। परंतु यहाँ एक चीज़ हमें यह ध्यान देने के लिए जरूरी है कि मालवा या दसारण की विजय करने के लिए जयचंद को मालवा या दसारण की विजय करने के लिए गोविंद चंद को चंदेल राज्य से होकर जाना पड़ा होगा। जाहिर सी बात है, प्रारंभिक युद्ध के पश्चात गोविंद चंद ने चंदेलों से मित्रता कर ली हो और चंदेलों ने दसारण विजय में उसकी सहायता की हो। तो इस तरह से उसके सैनिक अभियानों में आप देखिए, उसने कलचुरियों से के साथ युद्ध किया, पालों के साथ युद्ध किया, चंदेलों के साथ युद्ध किया और परमार वंश के साथ युद्ध किया। कहने का मतलब यह है कि अपने समकालीन जितने भी चतुर्दिक शक्तिशाली शासक थे, सबके साथ उसने जो है सैनिक अभियान किया और इस अभियान में उसे सफलता प्राप्त हुई। न केवल वह सैनिक अभियानों में ही दक्ष था, योग्य सैनिक था, बल्कि कुशल कूटनीतिज्ञ भी था, जैसा कि हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलता है। जैसे एक विद्वान का नाम मिलता है डॉक्टर एच.सी. रे। उनका मत है कि गोविंद चंद चोलों का मित्र था और उनके इस मत का आधार गंगैकोंड चोलपुरम का एक अभिलेख है। इस अभिलेख में गोविंद चंद के दो पूर्वजों का नाम मिलता है, यशो विग्रह और महीचंद्र। तो जिससे यह पता चलता है कि गोविंद चंद जब चोल राज्य गया होगा तो उसी अवसर पर चोलों ने इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया होगा। इसके बाद प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ से पता चलता है कि गोविंद चंद चालुक्य राजाओं का भी मित्र था। उसका समकालीन चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज था। इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि उसने काशी नरेश की राजसभा में एक दूत मंडल भेजा था और उसका समकालीन काशी का राजा गोविंद चंद ही था। और तो इससे यह पता चलता है कि गोविंद चंद उसका मित्र रहा होगा, तभी उसके काल में एक दूत मंडल चालुक्य राज्य से गया होगा। इसी तरह से राजतरंगिणी का कथन है कि कश्मीर नरेश जय सिंह की कन्नौज नरेश गोविंद चंद के साथ मित्रता थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैत्री संबंधों के द्वारा और सैनिक अभियानों के द्वारा उसने अपना साम्राज्य काफी विस्तृत कर लिया था। उसके साम्राज्य में मगध से लेकर गुजरात तक का क्षेत्र और दिल्ली से लेकर मालवा तक का क्षेत्र
सम्मिलित था। उसके अधीन राजवंशों में 3 वंशों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिल्ली का तोमर वंश, बदायूं का राष्ट्रकूट वंश और कान्यकुब्ज का गाधिपुराधिपत गोपाल वंश। ये तो उसकी राजनैतिक उपलब्धियां थीं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अगर हम देखें, दृष्टिपात करें, तो यह पता चलता है कि गोविंद चंद ने एक उपाधि धारण की थी, विविध विद्या विचार वाचस्पति। इससे यह पता चलता है कि वह एक विद्वान शासक था। न केवल वह विद्वान था, बल्कि विद्वानों का आश्रय दाता भी था। हमने पहले ही बताया कि उसकी राजसभा में कृत्यकल्प तर्क के लेखक लक्ष्मीधर निवास करते थे। वह इसके अतिरिक्त चोल राज्य के बौद्ध भिक्षु बागेश्वर रक्षित तथा उड़ीसा के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित का भी उसने अपने दरबार में आदर सत्कार किया था। तो न केवल वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था, बल्कि वह धर्म सहिष्णु शासक भी था। उसने सूर्य, शिव और वासुदेव की उपासना की थी तथा उसकी पत्नी कुमार देवी स्वयं बौद्ध थीं। तो इस तरह से हम देखते हैं उसके साम्राज्य में शौर्य संप्रदाय भी था, बौद्ध धर्म भी था, शैव संप्रदाय भी था और उसने सूर्य की भी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त गोविंद चंद ने जेतवन बौद्ध विहार को 6 गांव दान में दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो गोविंद चंद का शासनकाल सैनिक उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण काल था। आगे जयचंद के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।